निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। तीसरा, विश्व विरासत अभिसमय। उपयुक्त में से कौन जैव विविधता से संबंध रखता है? तो ऑप्शन ए, खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि संबंध रखता है। दूसरा, मरुभवन का सामना करते हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। और तीसरा, विश्व विरासत अभिसमय। ये तीनों करता है। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर गुड फूड एंड एग्रीकल्चर, जैव विविधता पर अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीय का सामना करने हेतु राष्ट्र अभिसमय, ये सभी जैव विविधता से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार से मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। तो यह किया है चेन्नई में। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून केंद्र सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एवं लॉ सेप्पुल की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में की है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज तथा क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग का विकास करना है। जैव विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। जैव विविधता के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ समय समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन करता रहता है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नगोया में वर्ष 2010 में आयोजित किया गया। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई एवं इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम उठाए गए। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन COP11 8 से 19 अक्टूबर 2012 के मध्य हैदराबाद, भारत में आयोजित किया गया। COP12 का आयोजन प्योंगचांग, दक्षिण कोरिया में 6 से 17 अक्टूबर 2004 के 14 के मध्य संपन्न हुआ। COP13 का आयोजन नवंबर 2016 में कानकुल, मेक्सिको में संपन्न हुआ। ये लेटेस्ट का कोप, इसको एग्ज़ाम के पहले दोहरा लीजिएगा, लेटेस्ट वाला पूछता है। बाकी इसमें ये फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है और पिछला कब आयोजन हुआ। अनरेड, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, एक अंतर संस्थागत कार्यक्रम है जो UNFCCC के सदस्य देशों के तत्वावधान में चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को सितंबर 2008 में आरंभ किया गया था। UNDP, FAO, UNEP जैसी संस्थाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वनों में संचित कार्बन की मात्रा का आर्थिक मूल्य आंका जाता है तथा विकासशील देशों को वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने हेतु प्रोत्साहन दिए जाते हैं। अनरेड प्लस कार्यक्रम विनिवर्तनीकरण व वन उन्मूलन से आगे बढ़ाकर वनों के संरक्षण व टिकाऊ प्रबंधन पर भी केंद्रित होता है। यह जलवायु परिवर्तन संबंधी दुष्प्रभावों के उपशमन में भी अपनी भूमिका निभाता है। अनरेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन जैव विविधता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। साथ ही वन पारिस्थितिकी समुत्थानशीलता तथा विकासशील देशों को आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा गरीबी कम करने की भूमिका निभा सकती है।
ध्यातव्य है कि रेड कार्यक्रम से ग्रीन हाउस में गैस उत्सर्जन कम करने हेतु वित्त प्रवाह संभव है, जो गरीब देशों के विकास व जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पारितंत्र में जैव विविधता का अर्थतंत्र, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, एक विश्वव्यापी फसल है। यह जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह निर्णयन प्रक्रिया में निर्णय लेने समय पारितंत्र व जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने में सहायता करती है। यह पहल पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ताओं के सभी स्तरों पर दिग्दर्शन की भूमिका निभाती है। टिब, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। टिब के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका कार्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजोना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया था। 23 जनवरी 2001 को भारत में इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करता है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है, जो आर्द्र भूमियों एवं उसके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स में स्थित है। वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं पुनः स्थान के प्रयास इस संगठन को सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली विकसित करने में सहायता करते हैं। यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण में मदद करता है। साथ ही यह संगठन को अतिरिक्त विकसित करने यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण में मदद करता है। साथ ही यह संगठन को अतिरिक्त साधनों को विकसित करने तथा अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। प्रश्न कोश। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजोना प्रोटोकॉल। ए, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी, पर्यावरण मंत्रालय, सी, रसायन उर्वरक मंत्रालय। बायोसेफ्टी कार्टाजोना प्रोटोकॉल पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी कार्टाजोना प्रोटोकॉल पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजोना प्रोटोकॉल पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए थे। भारत में इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करता है। जैव विविधता पर संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। ए, बीजिंग में, कोपेनहेगन में, नगोया में, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी, नगोया में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नगोया में वर्ष 2010 में आयोजित किया गया। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई एवं इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम उठाए गए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन अनरेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। ये जैव विविधता का संरक्षण करने में, दूसरा वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में, 3 गरीबी कम करने में। तो ये तीनों कथन सही हैं। reducing emissions from deforestation and forest degradation एक अंतर संस्थागत कार्यक्रम है जो यूएनएफसीसी
UNFCCC के सदस्य देशों के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। अनरेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन जैव विविधता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। साथ ही साथ वन पारिस्थितिकी समुत्थानशीलता में तथा विकासशील देशों को आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा गरीबी कम करने में भी भूमिका निभा सकती है। ध्यातव्य है कि रेड कार्यक्रम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने हेतु वित्त प्रभाव संभव है, जो गरीब देशों के विकास जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थ द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, IMF एवं विश्व आर्थिक मंच करते हैं। दूसरा, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। तीसरा, यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। पहला गलत है। दूसरा, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। तीसरा, यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थ द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एक विश्वव्यापी पहल है। यह जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह निर्णय प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र व जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने में सहायता करती है। यह पहल पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शन की भूमिका निभाती है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतरसरकारी संगठन है। दूसरा, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव को बेहतर नीतियों हेतु परोक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो इसमें केवल कथन 2 सही है। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव को बेहतर नीतियों हेतु पथ समर्थन के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। बाकी यह अंतर सरकारी संगठन नहीं, गैर सरकारी संगठन है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उसके संसाधनों के बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण में करता है। साथ ही यह संगठन को अतिरिक्त साधनों को विकसित करने तथा अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। जैव विविधता सिबक थार लद्दाख की पहाड़ी पर पाया जाने वाला पेड़ है। इस पेड़ की बेर में विटामिन तथा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चंगेज खान ने इसका प्रयोग कर अपनी सेना की ऊर्जान्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनॉट ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था। सिबक थॉर्न भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है। भारत के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू एंड कश्मीर, कुकू मसारी, लाहौल काजा, ताबो हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम
तथा उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती, फल, जड़ एवं कांटे सभी उपयोगी है, जिसका परंपरागत रूप से औषधि निर्माण, पोषक पूरकता, ईंधन, पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ इत्यादि हेतु इस्तेमाल किया जा रहा है। लद्दाख में इसके फल का जूस भी पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यह सहायक होता है। शीत मरुस्थल नियंत्रण हेतु यह आदर्श पौधा है। अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगने की क्षमता रखता है। समशीतोष्ण और शीत प्रधान प्रदेशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन अवस्था को निष्क्रियता हाइबरनेशन कहते हैं, जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बताते हैं। यह अवस्था नियत तापी तथा अनियत तापी कोल्ड ब्लडेड दोनों प्रकार के प्राणियों में पाई जाती है। गिलहरी, भालू और कुटकीटभक्षी चमगादड़ों को जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं तो वे शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। शीत निष्क्रियता की स्थिति में इन प्राणियों का ताप गिरकर आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है, श्वसन मंद हो जाता है, उपापचय घटता है और ये उसी वसा के सहारे जीवित रहते हैं जो शीत निष्क्रियता के पूर्व उनके शरीर में संचित हो जाती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कृंतक, रोडेंट्स गण में गिलहरियाँ, स्क्विरल्स, छछूंदर, मस्टर्ड तथा चूहे, रैट्स, मूसक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं। व्यापक नीच, ब्रॉड नीचे किसी प्रजाति के बुलेपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया का होता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 389 फीट 115.5 मीटर तक होती है। ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी समुद्र से प्रवाहित होने से पूर्व भीतरकनिका नामक स्थान पर मिलती है। भीतरकनिका वन्यजीव तथा जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। ब्राह्मणी नदी को झारखंड में दक्षिणी कोयल के नाम से भी जाना जाता है। शंख नदी उद्गम क्षेत्र छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सीमा के पास के राउरकेला के दक्षिणी कोयल में मिल जाने के कारण इसका नाम ब्राह्मणी हो जाता है। बैतरणी नदी का उद्गम गुप्त गंगा पहाड़ी से होता है जो उड़ीसा राज्य के केओंझर जिले में अवस्थित है। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रथम स्थान पर आते हैं। इसमें जैव द्रव्यमान उत्पादन लगभग 2200 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष होता है। निम्नलिखित बायोम में जैव द्रव्यमान के प्रति वर्ष उत्पादन की मात्रा इस प्रकार है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन 1200 ग्राम, टैगा 800 ग्राम, प्रेयरी 600 ग्राम। जबकि गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है। टुमारोजो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक प्रकाशन वर्ष 2000 वंदना सिया द्वारा लिखित है, जो एक सक्रिय पर्यावरण कार्यक्रम एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। विश्व के काफ़ी देश हैं जो 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, नहीं तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट है। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता अभिसमय प्रभावी हुआ था। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यह वृक्ष है सिकोया, जो अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया का होता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया पाया जाता है। इसकी लंबाई 389 फीट तक होती है। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये व्यापक नीच, बी बड़े आकार वाला शरीर, सी संकुचित नीच, डी आनुवांशिक भिन्नता की कमी। तो व्यापक नीच कर्मता यह किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है।
व्यापक नीच किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। सीबक थॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जस्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनॉटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? भारत में यह पौधा लेह लद्दाख में पाया जाता है। सीबक थॉर्न लद्दाख की पहाड़ी पर पाया जाने वाला पेड़ है। इस पेड़ की बेर में विटामिन तथा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जस्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनॉट ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था। भारत सरकार सीबक थॉर्न ने खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है? यह मृदा क्षरण में नियंत्रण में सहायक है और यह मरुस्थलीय को रोकता है। यह एक बायोडीजल समृद्ध स्रोत है। इसमें पोषकीय मान होता है तथा यह उच्च तीव्रता वाले ठंडे देशों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होती है। चौथा, इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। सीबक थॉर्न यह मृदा संरक्षण के नियंत्रण में सहायक है और तथा यह मरुस्थलीय को रोकता है। ये कथन सही है। यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। ये कथन गलत है। इसमें पोषकीय मान होता है तथा यह उच्च तीव्रता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। ये कथन सही है। सीबक थॉर्न भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय तथा एक पर्णपाती झाड़ी है। भारत में लद्दाख क्षेत्र, कुमकुमसारी, लाहौल, काजा, ताबो, नाथुला तथा उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती, फल, जड़ और कांटे सभी उपयोगी है, जिनका परंपरागत रूप से औषधि निर्माण, पोषक पूरकता, ईंधन, पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ इत्यादि हेतु उपयोग किया जाता है। दो महत्वपूर्ण नदियाँ, जिनमें से एक स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है। यह सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में स्थान कौन सा है? इसका बाकी का नेक्स्ट पार्ट अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।